नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण और सर्वनाम। टॉपिक में आपको जो रूप बताए, देखिए रूप बताने के बाद में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको पीपीटी शायद मिल गई होगी सर्वनाम वाली। उसके बाद में आपको जहां भी आपको कहीं दिमाग में आए, रफ कॉपी में आपको रूप बनाने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको जल्द बताया, जैसे ही अपना विशेषण के बाद एक टॉपिक और हो जाए क्रिया, फिर मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। तो उसमें आपको पता लगेगा पीछे जो 4 टॉपिक आपने किए हैं वो आपको कितने समझ आ रखे हैं। क्योंकि मूल्यांकन के बिना आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आप पूरे साल पढ़ लो, मूल्यांकन की बहुत जरूरत होती है। जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में भी अपने गौरव जी सर ने एक वो टेलीग्राम पे डाला था कि कुछ बच्चे कहते हैं सर अब परीक्षा के पास ज्वाइन करनी चाहिए या परीक्षा के पहले करनी चाहिए काफी समय। तो ये इसको लेकर जो मतभेद है, तो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। देखो, आप परीक्षा के पास आने पर तो टेस्ट देने ही होते हैं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन तब होता है या आप फर्स्ट पंक्ति में तब आते हो जब दुनिया सो रही होती है और आप जागते हो। समझ रहे हो ना बात? ये जो ऑफ चल रहा है अभी सीजन वैकेंट, इस समय आप अगर अपना सिलेबस कवर करते चलो तो जब लोग सिलेबस की ओर ध्यान देंगे तब आप रिवीजन कर रहे होंगे। जब लोग रिवीजन की ओर ध्यान देंगे तब आप टेस्ट जो है देकर मूल्यांकन कर रहे होंगे। और जब वो मूल्यांकन तक पहुंचेंगे तब तक एग्जाम आ चुका होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा सा आपको एडवांस बनना पड़ेगा, तब जाकर फायदा होगा, है ना? यही चीज है। और रही बात, कभी कभार क्लासेस आपको थोड़ी सुस्त नजर आती होगी, सुस्त नहीं होता। कई बार टॉपिक ऐसा आता है जो सिर्फ समझने लायक होता है ना? लेकिन आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टॉपिक हमारा रहेगा विशेषण। विशेषण का मतलब ही क्या होता है कि विशेषता उत्पन्न करने वाला। क्या होता है? विशेषता उत्पन्न करने वाला। किसी भी साधारण सी चीज में जब विशेषता उत्पन्न होती है तब वहां पर क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। अब परिभाषा इसकी जब पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की, और कहीं कहीं आप पढ़ोगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो सर यहां पे और आएगा या आएगा? ये एक चलता है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखो, ये भी बात सही है। कैसे सही है? क्योंकि एट ए टाइम, एक समय तो या तो वो संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर वो विशेषण की बताएगा। तो एक समय में तो वो एक की बताएगा। और ये और इसलिए आया है कि भाई विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और वो सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो इस परिभाषा में और या में कभी मत उलझना, ये दोनों ही सही माने जाते हैं। अब ये कुछ शब्द हैं, नीला, पीला, सुंदर, कुछ आदि, ये सारे विशेषणों में आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे आसमान, आसमान नीला दिखाई दे रहा है। नीला दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो नीला शब्द आया, ये किसकी विशेषता है? ये आसमान की विशेषता है। आसमान क्या है यहां पर? यहां पर है विशेष्य। नहीं सर, ये तो संज्ञा है। यही आपको ध्यान रखनी है, अभी बताएंगे, इस पर बात करेंगे। जैसे पीला, पीला कपड़ा मुझे चाहिए। पीला कपड़ा मुझे चाहिए। अब ये पीला शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है। तो कपड़ा क्या है सर? ये संज्ञा है। नहीं, ये विशेष्य है। यही तो चीजें ध्यान रखने लायक होती है। आपको कितनी सरल चीज लग रही है ये, अभी बताएंगे। सुंदर लड़का, है ना? अब आप कहोगे सर यहाँ लड़की क्यों नहीं लिखा? सुंदर तो लड़की होती है, क्यों लड़का सुंदर हो नहीं सकता क्या? तो यहां पर तो लड़का ही सुंदर है। तो सुंदर लड़का। कुछ आदमी, ये लीजिए कुछ आदमी, यहां और लिख लीजिए कुछ सेव, कुछ सेव। तो ये कुछ क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष्य। अब बार बार मैं इनको क्या बोल रहा हूं? विशेष्य बोल रहा हूं। यही चीज ध्यान रखना भाई। जैसे मैंने यहां लिखा कि ईमानदार, ईमानदार आदमी, निश्चित रूप से ये क्या है? ये संज्ञा है। निश्चित रूप से ये क्या है? संज्ञा है। और ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। लेकिन अगर हम टॉपिक विशेषण पढ़ रहे हैं तो उसे संज्ञा कहकर संबोधित नहीं करेंगे, उसे विशेष्य कहकर संबोधित करेंगे। क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे।
तो फिर ये विशेष्य की परिभाषा क्या होती है हम नीचे अभी बात करेंगे। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है? विशेष्य है। मैंने कहा यह कमरा सुंदर है, तो कमरा क्या है? विशेष्य है, क्योंकि मैं विशेषता किसकी बता रहा हूं? जिसकी, किसकी, है ना? कमरे की, तो कमरा विशेष्य है। और कमरे की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? वो है सुंदर, तो वो हो जाएगा विशेषण। अब बात आती है कि विशेषण जो होते हैं, विशेषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण या विधेय। पहले तो इसे समझना जरूरी है कि क्या होता है उद्देश्य विशेषण। वैसे आप में से ये आप लोगों के लिए मेरा मानना है, फ्रेशर बच्चों को छोड़ दें तो आप लोगों के लिए रिवीजन है, क्योंकि आप पीछे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीड देकर आए हो। देखो उद्देश्य, अगर किसी, मैंने ये सिंपल सा एक लिखूंगा, मीठा आम है, एक मैं सिंपल से वाक्य लिखूंगा समझाने के लिए, और यहां पर लिखूंगा आम मीठा है। सेम वाक्य लिखा मैंने, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। यहां पे मीठा आम है, यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है? आम की। तो आम तो क्या हो गया? विशेष्य। और आम की विशेषता क्या है? मीठा। अब आम की विशेषता जब पहले बताई जाए, पहले तो ये उद्देश्य और विधेय होते क्या है इस पे बात करते हैं। देखो यहां समझो, उद्देश्य क्या होता है, हम वाक्य टॉपिक जब आगे करेंगे तब उद्देश्य क्या होता है, वाक्य का प्रधान करता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, विधेय में मुख्य रूप से क्या आती है? क्रिया आती है। क्या आती है? क्रिया आती है। अब मुझे बताओ, वाक्य में कर्ता हमेशा लास्ट में आता है पहले आता है? तो आप कहोगे सर कर्ता पहले आता है, और क्रिया लास्ट में आती है पहले आती है? आप बोलोगे सर क्रिया बाद में आती है। सेम यही चीज आपको समझनी है, सेम यही चीज। जो पहले आएगा वो हमेशा उद्देश्य होगा, और जो बाद में आएगा वो हमेशा विधेय होगा। तो इस आम की विशेषता पहले बताइए, मीठा, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। इस उद्देश्य विशेषण का एक नाम और भी है, विशेष्य विशेषण। क्या नाम है इसका? विशेष्य विशेषण। इस उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। और ये आता कहां है? पहले। जैसे यहां पर ईमानदार आदमी, तो अब ये ईमानदार है तो विशेषण किस प्रकार का है? तो आप कहोगे सर ये उद्देश्य विशेषण है। बोला क्यों है उद्देश्य विशेषण? बोला सर ये पहले आ रहा है इसलिए ये क्या है? उद्देश्य विशेषण। इसका दूसरा नाम क्या है? आप बोलोगे सर विशेष्य विशेषण। क्या है? विशेष्य विशेषण है। तो विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। फिर बात आती है जो बाद में आते हैं, विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? उन्हें विधेय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय। अभी मैंने कहा विधेय में मतलब क्रिया, यानी क्रिया हमेशा बाद में आती है। तो आम मीठा है, अब की बार विशेषता कहां बताई? बाद में। तो जब बाद में बताते हैं तो वो विशेषण किस प्रकार का होता है? वो विधेय विशेषण होता है। क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। इतनी सही नहीं, मैं देखो यहां पे आपको और अच्छे से समझा रखा है, आपको और अच्छे से समझा रखा है। पहले हम बात करेंगे प्रविशेषण। हमने बात की विशेषण, हमने बात की विशेष्य की, हमने बात की उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब हम बात करेंगे प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे यह ये नहीं, आम यह मीठा आम है, ये एक वाक्य लिखा। और फिर मैंने यह लिखा यह बहुत मीठा आम है, यह बहुत मीठा। सबसे पहले बात में आम क्या है भाई? तो आप बोलोगे सर आम विशेष्य है। क्या है? मीठा क्या है भाई? सर ये विशेषण है, और विशेषण में भी ये कौन सा विशेषण है? तो आप बोलोगे सर ये उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि पहले आया। ये बहुत क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या है? प्रविशेषण। वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। बात समझ गए? अब आइए यहां, यह लड़का बहुत अच्छा है। अब इस वाक्य में
सबसे पहले देखो विशेषता किसकी बताई जा रही है, ये है साहब विशेष्य। ये क्या है सर, ये है विशेषण। ये बहुत क्या है सर, ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण की खास बात है ये विशेषण से ठीक पहले ही आता है और विशेषण की जो विशेषण में और ज्यादा वृद्धि कर देता है, यानी विशेषण पर जोर देता है कि अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये होता है, जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो यहां विशेषता क्या है, स्वस्थ। और स्वस्थ की भी विशेषता क्या है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। विशेषण और विशेष्य देखिए, जैसे ये थोड़ा दूर हो गया, कमल यहां लिख देते हैं, नीला कमल, तो यहां पे विशेष्य क्या है, कमल। कमल की विशेषता क्या है, नीला। कपड़े की विशेषता क्या है, पीला। बालक की विशेषता क्या है, सुंदर। मिठाई की विशेषता क्या है, कुछ। तो ये इस टाइप के होते हैं विशेषण और ये होते हैं विशेष्य। क्या होते हैं, विशेष्य। फिर बात करते हैं विशेषणों के भेदों की। किसकी बात करते हैं, विशेषणों के भेदों की बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर हमें विशेषण के भेद आते हैं, आप सबको भी आते हैं। पेपर में प्रश्न क्या आया, अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, हमें आते हैं। अब हुआ क्या, हमने ये लैंग्वेज नहीं देखी थी कि भाई ये जो विशेषणों के भेद किए गए हैं ये उसके अर्थ के आधार पर हैं, ये हम ध्यान नहीं करते। और पढ़ते समय जितनी एकाग्रता के साथ पढ़ोगे उतना ही बेस्ट होगा। जैसे कहते हैं, सुना है, आज तक हम पढ़ते आए, भाई हमने जो सीखा है, आपने जो सीखा है किताबों से सीखा है या अपने पूर्वजों से सीखा है या विद्वान अध्यापकों से सीखा है, कहीं जहां सुना है तो किंवदंतियां सुनी है, जो भी XYZ है। कहते हैं कि विवेकानंद जी जब पढ़ते थे तो वो किसी किताब को पढ़कर पन्ना फाड़ देते थे। हालांकि एक इतना विद्वान पुरुष, किताबों का महत्व समझने वाला पुरुष कभी किताब को फाड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसा सुनते हैं। लेकिन चलिए हम उसके नेगेटिव पॉइंट की ओर नहीं जाते हैं, हम उसके पॉजिटिव पॉइंट की ओर जाते हैं। कहते हैं कि वो पढ़कर पन्ना फाड़ देते थे। इसके पीछे रीजन, यानी वो एक बार में उस पन्ने को इतनी गहनता गहराई से पढ़ते थे कि उन्हें वो तुरंत याद हो जाता था, उन्हें दोबारा उस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार जिसको पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे मैंने एक रीजन खोज निकाला, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और वर्तमान में स्वामी नेटानंद जी महाराज कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक 1.5 GB डाटा खत्म न हो जाए। तो हम लोग क्या पूरे दिन में 1.5 GB डाटा खत्म करने में लगे रहते हैं, नेटानंद जी ने कहा है। और उस 1.5 GB डाटा के चक्कर में जो है हम लोग जो गहनता, गहराई, एकाग्रता है ना, शांत चित्त वगैरह, इन सब चीजों को भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन माना जाता है हमारी एकाग्रता में कमी। बार बार परीक्षाओं में बैठना, सर हमने 5-6 महीने तक, मैं तो एक उस बात पे विश्वास करता हूं, आप में से कई बच्चे मेरे बात का समर्थन करेंगे, कई, क्योंकि हमेशा दो पक्ष होते ही हैं। तो मैं तो इस बात पे मानता हूं कि अगर आप लगातार आधा घंटा 1 घंटा स्टडी के टच में है, कभी खाली बैठे किताबें देखते हैं, दिन में आदत बना ली, तो आप लोग पेपर विज्ञप्ति आने के बाद में अगर आप 2 महीने समय मिलता है, आप सीट निकाल लोगे, क्योंकि आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो। और जिसने विज्ञप्ति का इंतजार किया और बाद में कोर्स करना स्टार्ट किया, उसमें से 10% जो हैं सीट निकाल पाते हैं। यहां जो पहले से पढ़ते आए उसमें से 90% की गारंटी रहती है, सीट निकालने के चांसेस रहते हैं। यहां पर मात्र 10% की गारंटी रहती है। अब ऐसा क्यों होता है सर, यहां 90% कैसे, फिर तो बंदे ज्यादा हो जाएंगे? ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि टोटल अगर आप 100 कैंडिडेट तैयारी करने वाले हो तो उसमें से यहां से पढ़ने वाले जो बंदे होते हैं वो 10 ही होते हैं जो परीक्षा से पहले तैयारी कर रहे होते हैं। तो 10 में से 9 सेलेक्ट होते ही होते हैं, एक आध कोई किस्मत से 1 या 2% रह जाते हैं। और यहां क्या होते हैं, बाकी 90% तैयारी करने वाले होते हैं। और यहां इन 90% में से हाईएस्ट, अधिकतम 10% यानी 9 जने सेलेक्ट होंगे। कितने जने? 9। 90 का 10% 9, और यहां भी 9। एवरेज बराबर रहेगी, वो बच्चे सेलेक्ट ज्यादा होंगे। ये आप मानोगे नहीं, लेकिन ये सत्यता है। और हर सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, आप, अच्छा चलो मेरी बात मत मानो,
आपके आसपास आपके भाई बहन चाचा मामा मामी XYZ कोई भी सिलेक्ट होगा, निश्चित रूप से होगा ही, हर परिवार में होता ही है एक आध। तो उनसे आप पूछोगे ना, वो क्या कहेंगे, देख तू पहले से तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरे को अभी ये बताता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते नहीं है, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, सेकंड ग्रेड भर्ती रुकाइयो, कौन पकड़ी जो कौन, अच्छा आ जाओ पकड़ी जो, अच्छा वो पेपर ही गयो, घूम रही गयो। आप बस जाने कोई आपने डिबेट में बैठा ही कि अच्छा बताओ आपकी क्या राय है, सिलेक्शन पे ध्यान दो। चलिए, तो अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। और एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है, मैंने ये देखो लिखा हो रहा है यहां पर, आपकी जो एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग 5 होते हैं। मैंने क्या लिखा, मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी कितने मानती है, 5 मानती है। तो मेरे अनुसार और बाकी किताबों के अनुसार 4 ही होते हैं। एनसीईआरटी किताब कितने मानती है, 5। सर परीक्षा में आ जाए तो हमें क्या करना है, बोला 5 करना है, क्योंकि मैं चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना बन जाऊं कभी भी, लेकिन मैं एनसीईआरटी से विद्वान कभी बन नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम है सबूतों के बिना सजा नहीं होती और ऑथेंटिक किताब के बिना रिट नहीं लगती। तो ऑथेंटिक किताब कहती है 5 होते हैं, तो आपको 5 मानने ही हैं। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। अब इसमें भी यहां एक चीज समझ लेना, इन दो को कंपैरिजन चलेगा, इन दो में तुलनात्मक पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग है, माय फेवरेट है। क्या है ये, मेरा फेवरेट है। ये संकेतवाचक कह दो, निर्देशवाचक कह दो या सार्वनामिक कह दो, ये मेरा फेवरेट है। क्योंकि जहां बच्चे उलझते ज्यादा हैं, हमने उसी चीज को सुलझाया ज्यादा है। यही तरीका है, जो लोगों के लिए समस्याएं बनती है हमने उसे एडवेंचर बना लिया। तो ये सबसे फेवरेट है। व्यक्तिवाचक विशेषण एकदम सरल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह, ये अपने आप में अलग है, अभी आप पढ़ोगे। आइए, सबसे पहले गुणवाचक। बस इस नाम पे यहां मत देखना, एक बार यहां तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, यहां मत देखना, इसके नाम पे आइए। क्या नाम है इसका, गुण। गुण ध्यान रखना, गुण 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 गुण। जैसे 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 मेरे पास एक बहुत सॉफ्ट बॉल है जिसको मैं दबा सकता हूं, वो बॉल कोमल है। क्या है, कोमल है। रुई है, कोमल है, रुई है, कोमल है। तो रुई का गुण क्या है, कोमल है। मेरे पास एक पत्थर है, कठोर है, उस पत्थर का गुण क्या है, कठोरता। उस पत्थर का गुण क्या है, कठोर। यानी कोमल भी गुण है, कठोर भी गुण है। कोमल भी गुण है, कठोर भी गुण है। इसका मतलब अवगुण हो चाहे गुण हो, है तो वो गुण ही ना किसी के। अगर कोई आदमी है वो बेईमान है तो वो उसका गुण है। हाँ वो ठीक है, बुरा है इसलिए हमने उसको अवगुण कह दिया, है तो क्या गुण, हर चीज में गुण है। आपके आसपास जो भी चीजें पड़ी है आप देख सकते हो। जैसे आप मान लो अभी लाइब्रेरी के अंदर देख रहे हो, आपने देखा यार ये लाइब्रेरी लंबी है, ये क्या इसका गुण है। आपने देखा यार लाइब्रेरी स्वच्छ है, ये इसका गुण है। आपने देखा एसी वाइट है, ये उसका गुण है। आपने देखा टेबल जो है वो येलो है, ये उसका गुण है। आपने देखा मोबाइल ब्लैक है, ये उसका गुण है। हर चीज में कोई ना कोई गुण होता है। और हम लोग गुण को मतलब ये मत समझें कि जो अच्छी चीजें, बुरे हो या अच्छे। कहता है ना कि बदनाम हुए तो क्या, उसमें भी कुछ नाम तो होगा ही। तो बदनामी में भी नाम छुपा होता है, अवगुणों में भी गुण छुपा होता है। संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, अब ये आ गया किसी गुण। अब गुण में क्या क्या आते हैं, उसमें उसकी अच्छी चीजें, उसकी बुरी चीजें, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है। मतलब कोई जैसे मैंने कहा ये पेन ब्लैक है, काला है, तो इस पेन का ये गुण है काला है ना, तो रंग भी गुण में आता है। आकार, दशा, स्वाद आदि का बोध करवाने वाले विशेषण जो होते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये भी अपने आप में, अब मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, अच्छा मोहन अच्छा है, मैं सीधा बोलूंगा, फिर नीचे 3-4 वाक्य लिखा है। मोहन अच्छा है, सुरेश, बार बार सुरेश कोई बुरा क्यों कर दें, XYZ बुरा है, वह बेईमान है, वह ईमानदार है, वह सच्चा है, वह झूठा है। कमरा लंबा है, कमरा चौड़ा है, पंखा नीला है ना। आम पीला है, इमली खट्टी है, आम मीठा है, ठीक है। पत्थर कठोर है, दूध गर्म है, पानी ठंडा है, कमरा सुगंधित है, ये कमरा बदबूदार है। हवाएं पूर्वी चल रही है, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, है ना। यह गाड़ी नई है, यह कपड़ा पुराना है। बस सबके गुण है, किसी के रूप है, किसी का रंग है, किसी का आकार है, किसी की दशा है। कुल मिला के ये सारे क्या हैं, गुणवाचक। जैसे अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए,
तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? दूध की। दूध की विशेषता क्या है? गर्म। और गर्म की विशेषता क्या है? अधिक। यानी इसमें विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण तीनों मौजूद है। ठीक है, तो इसमें गर्म क्या हो गया? विशेषण हो गया। आम खट्टा है, आम की क्या विशेषता है? खट्टा, तो खट्टा विशेषण। अच्छा, आम की विशेषता बाद में आई है, तो बताओ ये कौन सा विशेषण होगा? जब विशेषण बाद में आता है तो कौन सा होता है? विधेय विशेषण। और जब पहले आता है, गर्म पहले आया, तो ये विशेष्य विशेषण। आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना जाता है, तो विशेषता किसकी है? रंग की। रंग की विशेषता क्या है? हरा, और हरा रंग अच्छा माना जाता है। अब कुछ गलती से अच्छे को क्या कर देंगे? प्रविशेषण कर देंगे, गलत। अच्छा जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखना यहां पर। तो यहां विशेषण क्या है? केवल और केवल हरा ही माना जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण अपने आप में बहुत अलग होता है। क्या अलग होता है? बहुत अलग होता है ना। क्लास एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को जो है वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप बोलोगे सर गौरव सर हमें कभी कहता नहीं है। बिल्कुल, गौरव सर नहीं कहते हैं तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे भाई मेरा चैनल हो या सर का चैनल हो, मैं जहां पढ़ाता हूं, जिस भी मंच पे मैंने आज तक पढ़ाया है, ये है कि आप उस मंच पे नहीं पढ़ा रहे, बल्कि आप जो है सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ा रहे हो। और कभी भी उनके लिए आप अगर बेस्ट नहीं करो, उनके लिए कोई अच्छी चीज नहीं करो तो आनंद नहीं आता। और मैं अब यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, इसलिए जीजीडी प्लेटफॉर्म पर आज इस क्लास के बाद शाम तक जो है 1000 से ऊपर लाइक होने चाहिए। आज आपको आनंद आने वाला है, आज आपको आनंद आने वाला है, स्पेशली जो है बहनों को आनंद आने वाला है ना। तो अब देखिए संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो आप दो प्रकार के माने। एक होता है निश्चित संख्या, क्या होता है? निश्चित संख्या। और एक होती है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब यहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा है अपूर्ण संख्या। तीसरा है क्रमवाचक। तीसरा क्या है? क्रमवाचक। देखो ये निश्चित संख्या जब आप पढ़ोगे तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, तो वहां पे ऐसी संख्या, अपूर्ण शब्द जरूर लिखा है, लेकिन ऐसी संख्या आएगी जहां पर अपूर्ण होते हुए भी वो होगी निश्चित। जैसे समुदाय, समुदायवाचक। जैसे क्रमवाचक। कितनी हो गई? 5। तो क्या अनिश्चित संख्या में भेद होते हैं? कभी आपने अनिश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता। आगे ये लिखे हुए ऐसी बात नहीं है, ये रे इसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। समुच्चय, समुच्चयवाचक। और लास्ट है अपने प्रत्येकवाचक। क्या है? प्रत्येकवाचक। अब आप देखो निश्चित संख्या जो होती है वो इतने प्रकार की होती है। जैसे ये मैंने लिखा 1, 2, 3, 50। ये क्या है दोस्तों? ये निश्चित संख्या है। अगर मैंने इससे वाक्य बनाया बाहर एक आदमी खड़ा है, बाहर एक आदमी खड़ा है, आदमी की विशेषता क्या? एक। मैंने क्या, एक बार मैं वही समझा रहा हूं, यहां लिखूंगा नहीं, ठीक है? हाँ, बाहर एक आदमी खड़ा है तो उस आदमी की विशेषता क्या? एक। और एक निश्चित संख्या है ना, तो ये निश्चित संख्या हो जाए। अपूर्ण जैसे 3/4 है ना, 1/4 है ना, और 5.8। अब ये अपूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण नहीं है, ये पॉइंटों में है, बट्टे में है, लेकिन साहब है तो निश्चित ना। 3/4 का मतलब होता है 75%। तो 75% मतलब है तो निश्चित। अपूर्ण हुआ तो क्या हुआ? है तो संख्या निश्चित। मुझे परीक्षा में आधा अंक मिला, अब आधा अपूर्ण संख्या है, लेकिन है तो निश्चित ना कि आधा मतलब होता है एक भी पूरा नहीं मिला, एक का भी जो है 50% मिला। तो ये भी क्या होती है? निश्चित संख्या होती है। होती क्या है? अपूर्ण तो होती जरूर है, मगर होती क्या है? निश्चित संख्या होती है। उसके बाद क्रम। क्रम कैसे होता है? जैसे आप प्रार्थना में खड़े, स्कूल में खड़े होते थे जब, दया कर दान विद्या का, है ना, तो उस वक्त क्या होता था? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह। तो अब जैसे मान लो मास्टर जी ने कहा कि वो पहला लड़का
इधर दूसरे नंबर पे जो लड़का खड़ा दूसरा वाला, अच्छा दूसरा, तीसरा, 55वां, ये क्या है, ये क्रमवाचक में आते हैं। ये किस में आते हैं, क्रमवाचक में आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है ना। उसके बाद है समुदायवाचक। समुदायवाचक में जैसे एक दस्ता, समुदाय एक दस्ता। अब दस्ता मतलब जैसे आप कोई मतलब कागज वगैरह होते हैं, जैसे मान लो मैंने कागज लिखता हूं मैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, जैसे एक दस्ता कागज। तो अब कागज की क्या विशेषता है, एक दस्ता। अब ये भी एक है, जैसे एक दर्जन केले। तो अब केलों की क्या विशेषता है, एक दर्जन। एक गुर्स, कहीं गुर्स लिखा मिलेगा, कहीं गुरुस लिखा मिलेगा, ठीक है। एक गुरुस बंडल। तो अब ये क्या है, ये है समुदायवाचक। कैसे समुदाय, मतलब इसमें निश्चित संख्या होती है, मतलब एक के साथ होते अधिक हैं। कैसे, एक दस्ता मतलब उस दस्ते में कितने भी कागज हो सकते हैं। जैसे आप बोलते हो, मैं आपको याद बताता हूं कैसे। रिम आती है ना कागजों की, आपने उसको क्या नाम दे रखा है, रिम, कि कागज वाली रिम देना। वो कागज जो है 75 mm वाले, जो भी बोलते हो, एक कागज की रिम, एक रिम कागज देना। तो वो आपको एक रिम कागज देता है, उस एक रिम में 500 कागज होते हैं। तो एक रिम का मतलब एक रिम निश्चित है। अब उस रिम में 500 फिक्स हो रहे होते हैं। एक रिम का मतलब उसमें 500, भाई वो पहले से निर्धारित होता है कि एक रिम में 500 ही कागज मिलेंगे आपको। तो एक रिम कागज बोलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको 500 कागज दे देगा। तो ये एक निश्चित संख्या मानी जाती है। जैसे आपने मांगा भैया एक दर्जन केले देना, तो एक दर्जन, अब आप केले ही क्यों, क्योंकि हमने जिंदगी में दर्जन में सिर्फ केले ही खरीदे, हमने दर्जन में सिर्फ केले ही खरीदे, इसीलिए देख लो जुबान पे क्या आता है, केले, है ना। कोई भी वस्तु है, एक दर्जन मांगोगे वो आपको कितना देगा, 12 ही देगा। वो कितना देगा, 12। तो ये एक निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या हो गई। एक गुड्स, एक दर्जन में 12 वस्तुएं और 12 दर्जन बराबर एक गुड्स हो जाता है। तो ये भी क्या हो गई, निश्चित जो है समुदाय। तो इसे बोलते हैं समुदाय। इसके अलावा समुदाय में एक चीज और आती है, जैसे सब के सब बदमाश थे। ये याद रखना, सब के सब बदमाश थे, मतलब बाहर कुछ लड़के खड़े थे और उन्होंने बदमाशी की, तो क्या सब के सब बदमाश थे। वो सब, अब सब कितने, वो जितने भी थे, निश्चित संख्या है। ध्यान रखना इस बात को। ये आप सोचोगे कि सर ये तो हमने वो पढ़ा है, आपने कुछ भी पढ़ा हो, मेरे पास तो जो ऑथेंटिक चीजें मैं वही ध्यान करके पढ़ाता हूं, ठीक है। और जहां गलती होती है मैं बोल देता हूं कि भाई हाँ यहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये विवादित है, ठीक है। तो सब के सब बदमाश थे, तो यहां पे समुदाय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, समुदाय का बोध हो रहा है। जैसे अब सब के सब का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे बाहर 10 लड़के खड़े थे, बाहर 10 लड़के खड़े थे, और मैंने क्या बोला, ये 10 के 10 बदमाश है, मतलब वहां 10 थे और 10 के 10। इस बात को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं, सब के सब, ये सब के सब बदमाश है, ये 10 के 10 बदमाश। बात दोनों सेम डिटो बता रही है, यानी एक निश्चित संख्या हो गई। सब मतलब जितने हैं उतने सारे, एक भी नहीं छोड़ना है, तो निश्चित हो गई। 10 के 10 मतलब निश्चित हो गई। तो ये इस प्रकार से जब आता है तब होती है समुदायवाचक, सब के सब, ठीक है। ये मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये होता है समुदायवाचक। ये भी क्या होती है, निश्चित संख्या। अभी तक रुको, आप कई बार सोचते हो अरे सर हमें थोड़ा सेट और नहीं बैठ रहा। जब तक कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो जाता और जब भी इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो जाता, तब तक अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समझ नहीं आया। अभी तक धीरे धीरे समझ आ रहा है, 5% भी क्यों ना आए, है ना। तो अब बात करते हैं क्रमवाचक की। क्रमवाचक की तो हमने कर ली शायद, हाँ अच्छा, क्रम 2 बार लिख दिया क्या मैंने, हाँ ये इसको मिटा ही देते हैं यहां से। 5 क्या हो गया, 5 नंबर पे अपने लिखते हैं आवृत्ति, और 6 नंबर पे अपने लिखते हैं प्रत्येकवाचक, और 7 नंबर पे लिखते हैं समुच्चय। ये लीजिए, तो इस तरह से। अब बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति में क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इसको आप यूं बोल सकते हो रिपीट। रिपीट, जैसे मैंने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं, बोले मेरे पास 5 पैसे हैं, मेरे पास तेरे से दुगने हैं, मेरे पास तेरे से दुगने हैं। अब ये दुगुना क्या है, ये तिगुना क्या है, ये चौगुना क्या है, ये आवृत्ति है। ये क्या आवृत्ति,
तेरे पास कितने पैसे हैं? बोला मेरे पास 5 रुपए हैं। मेरे पास तेरे से दुगुना है। दुगुना मतलब क्या हुआ? जितने तेरे पास हैं उसका ठीक डबल, तो निश्चित संख्या होती है। समझ गया? मोहन जी के पास जितनी संपत्ति है उससे दुगुनी संपत्ति इसके पास है, तो दुगुना शब्द निश्चित है। दुगुना देखो, उसके पास कितनी है वो अनिश्चित है, लेकिन उसके पास जितनी है उसका दुगुना मेरे पास है। इसका मतलब मेरे पास निश्चित है। तेरे पास कितना, मम्मी ने तेरे को कितने रसगुल्ले दिए? बोला मेरे पास, मुझे मम्मी ने 2 दिए, तेरे से दुगुने हैं। मतलब मम्मी ने कितना दे दिए? 4। मम्मी ने कितने दे दिए? 4। अब तेरे पास कितने रसगुल्ले? मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास तेरे से दुगुने हैं। अब तेरे पास बहुत सारे कितने हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास तेरे से कितने हैं? दुगुने हैं। तो ये चीज आवृत्ति होती है, दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो ये बताते हैं सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब समुच्चयवाचक, जब समुच्चयवाचक की बात करेंगे तो समुच्चयवाचक में क्या, अच्छा प्रत्येकवाचक की बात करते हैं। प्रत्येकवाचक में क्या होता है? जैसे आप जब भी कोई काम एक निर्धारित समय में करते हो, जैसे आपने कहा मैं हर रविवार मंदिर जाता हूं, हर रविवार मंदिर जाता हूं, तो ये हर क्या है? महीने में 4 रविवार होते हैं, मैं हर रविवार छुट्टी पर रहता हूं, उस दिन एक बार भगवान के दर्शन करने जरूर जाता हूं। ये मेरी आस्था है और एक नियम है। धर्म क्या है? नियम का नाम ही धर्म है। ठीक है, हर, जैसे आप अगर रेगुलर पढ़ते हो ना, अब जैसे मान लो अपन सोचते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, मंदिर कुछ, धर्म क्या है? धर्म क्या है? नियम है। अगर आप डेली ये सोचते हो कि मैं सुबह सुबह रोज नहा के उठूंगा और उठने के बाद मां सरस्वती को प्रणाम करके और पढ़ने बैठूंगा, यही आपका धर्म। एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? नित्य अध्ययन करना, ये धर्म। ठीक है, धर्म की परिभाषा जब तक सही नहीं देते हैं तब तक हम धर्म की आलोचना कर सकते हैं। हर, जैसे हमने कहा प्रति, मैं प्रतिदिन जल्दी उठता हूं, तो प्रति का मतलब क्या हुआ भाई? रोज उठता हूं मैं एक बार सुबह और उस वक्त मैं जल्दी उठता हूं, तो प्रतिदिन। हर, प्रति, प्रत्येक, ये जो शब्द आते हैं ये सारे शब्द किस में आ जाते हैं? ये सारे शब्द आते हैं अपने प्रत्येकवाचक में। हर, प्रति, प्रत्येक। या एक और ले लो, मैं हर घड़ी ईश्वर को याद करता हूं, तो ये क्या है? प्रत्येकवाचक। अब बात करते हैं समुच्चयवाचक की। समुच्चयवाचक में क्या होता है? देखो, समुच्चयवाचक जो होता है उसमें यह होता है दोस्तों कि मतलब सारी चीजें मिलकर एक यूनिट बन जाती है। और यूनिट, जैसे सचिन ने आज शतक लगाया, तो ये शतक जो है ना, ये क्या है? सचिन ने आज शतक लगाया, ये शतक क्या है? ये समुच्चयवाचक विशेषण है। शतक में क्या हो गया? 100 रन कंप्लीट किए। अब 100 रन से 2-4 ऊपर होंगे ना, तो भी वो क्या कहलाएगा? शतक। जैसे सैकड़ा, जैसे सतसई, जैसे चालीसा, ये सारी चीजें आपको किस में नजर आएगी? ये सारी चीजें इसी में नजर आएगी, समुच्चयवाचक। अब आपने ये देखा निश्चित संख्या में इस तरह से आते हैं, है ना। अब अनिश्चित संख्या में क्या आएंगे? अनिश्चित संख्या में आप देखो, अनिश्चित संख्या में कुछ, बहुत, थोड़ा, कुछ, बहुत, थोड़ा, इसके अलावा कई। ठीक है, कुछ, बहुत, थोड़ा, कई, और कुछ, बहुत, थोड़ा, कई। इसके अलावा तो और क्या बचेगा? कोई बचता ही नहीं है। ये मुख्य रूप से 4। जैसे 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 अब देखो, यहां मैं इससे कंपेयर करके बताऊंगा। बाहर 2 लड़के खड़े हैं, लड़कों की निश्चित संख्या है, 2 लड़के खड़े हैं, तो हमने कहा बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, बाहर कुछ लड़के खड़े हैं। ये लो साहब, 2 लड़के खड़े हैं तो निश्चित था, लेकिन कुछ लड़के खड़े हैं, अब ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। आगे देखिए, मैंने परीक्षा में 5.8 अंक प्राप्त किए। अब हमसे पूछा कितने % बढ़ गए, कितने नंबर आए? बहुत नंबर आए परीक्षा में। अरे बता तो सही। अरे बहुत आए, जितना चाहिए था नहीं, बिता ज्यादा आ गया। कितना चाहिए था? 33% चाहिए था, 33% चाहिए थे, ज्यादा आ गए अपने, तो आनंद है। बहुत नंबर, अक्सर लड़कों का यही होता था, है ना। लड़कियों में कंपटीशन ज्यादा होता है, 99% लाने। 98 वाली लड़की भी रोती है, अरे मेरे परसेंटेज कम बन गए। लड़के भाई
थारो भाई पास हो गया है, थारो भाई पास हो गया, पार्टी कट करनी है, बता। लड़कों का एक बड़ा दिल होता है, बोलोगे सर आप लड़के हो, तारीफ कर रहे हो लड़कों की। नहीं, मैं तो लड़कों को खुश कर रहा हूं, ये वास्तविकता है। देखो, एक होता है नारित्व, स्त्रीत्व, और एक होता है पुरुषत्व। पुरुषत्व हमेशा ये कहता है थोड़े में भी आनंद है। स्त्रीत्व क्या कहता है? बहुत भी कम है ना। आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आनंद से आपको जोड़ रहा हूं। बहुत नंबर आए भाई, है ना। समुदायवाचक, जैसे ये एक दस्ता, अब जैसे थोड़ा, जैसे मैंने ये बोल दिया, बाहर कई लड़के खड़े हैं। अब ये भी क्या है? अनिश्चित है। अब कुछ लड़के, बहुत नंबर, कई लड़के, ठीक है। एक काम करो, थोड़े पन्ने दो मुझे। अभी हमने कहा था एक दस्ता कागज, और अभी मैंने कहा थोड़े पन्ने चाहिए। अब थोड़े पन्ने कितने होते हैं मुझे आप बताओ, थोड़े पन्ने कितने होते हैं? यार एक बार मुझे थोड़े पेन दे देना। तो थोड़े कितने दूं? 2 दूं, 4 दूं, 5 दूं? अगर 2, 4, 5 देगा तो निश्चित संख्या हो जाएगी। मुझे थोड़े पेन चाहिए, मुझे थोड़े पन्ने चाहिए, मुझे थोड़े आम चाहिए, मुझे थोड़े ये चाहिए। तो जब आप अनिश्चित संख्यावाचक बता रहे हो, है ना, मुझे बहुत सारे पेन चाहिए, मुझे बहुत पेन चाहिए, मुझे थोड़े पेन चाहिए, मुझे ज्यादा पेन चाहिए। अब ये ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अल्प, कम, ये सारी चीजें क्या है ना, ये सारे अनिश्चितता दर्शाते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि इन अनिश्चितवाचक शब्द जो हैं, इनके बाद जो संज्ञा आती है, ये हमेशा काउंटेबल होनी चाहिए, गणनीय होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि ये पूछ लिया कुछ लड़के और एक आ गया कुछ पानी, दोनों में बातों में अंतर हो गया। कुछ लड़के मतलब अनिश्चित संख्या है, और कुछ पानी मतलब अनिश्चित परिमाण चला गया। आपको ये अनिश्चित जो है ना, इसमें पीछे संज्ञा जो है ना, विशेष्य, वो देखना काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल, गणनीय है या अगणनीय है, इस बात पर भी विचार करना। हम आगे चलते हैं, अब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। जैसे 1, 2 ये पूर्ण संख्या है, आधा, 1.5, 3.5 ये अपूर्ण संख्या है ना। और पहला, दूसरा, दुगना, चौगुना ये क्रमवाचक हैं। इकहरा, तीनों, शतक, सैकड़ा ये समुच्चयवाचक है ना। प्रत्येक, एक एक, हर एक ये प्रत्येकवाचक है। दोनों के दोनों, सब के सब ये समुदायवाचक हैं। दुगुना, चौगुना ये आवृत्ति सूचक हैं। तो अब देखो, मैंने आपको वहां पहले समझा दिया बिना देखे, तो यहां समझने में बड़ी आसानी होती है कि हाँ सर ये समझ आ गया, और हमारे पढ़ी हुई तो है ही ये चीजें, है ना। तो ये हो गया निश्चित। अभी तक हम और पढ़ेंगे, समझेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक, अब आपके दिमाग में आ गया कि अनिश्चित बोलते ही कुछ, काफी, थोड़ा, बहुत, अगणित, अनेक, पचासों, सारे लड़के, सैकड़ों, हजारों। अरे सर ये क्या, आपने तो इतने सारे बता दिए, अभी तो 3 ही बताए थे। यही चीज बताता हूं, देखो। झगड़े में कई व्यक्ति, हाँ, झगड़े में कई व्यक्ति मारे गए। व्यक्तियों की विशेषता क्या? कई कितने? झगड़े में 50 व्यक्ति मारे गए, निश्चित संख्या। झगड़े में कई व्यक्ति मारे गए, पता ही नहीं, तो ये अनिश्चित संख्या। अब देखो, दुर्घटना में 50 आदमी घायल हुए और दुर्घटना में 50 आदमी घायल हुए, इसका मतलब अंतर हो गया। 50 आदमी मतलब निश्चित संख्या, 50 आदमी मतलब अनिश्चित है। ठीक है। आपने कहा मेरे पास लगभग 150 पुस्तकें हैं, मेरे पास 150 पुस्तकें, सीधा 150 पुस्तकें, 150 पुस्तकें, निश्चित संख्या। मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, अनेक कितनी? अनिश्चित है। ठीक है। मेरे पास 1000 रुपए हैं, मेरे पास 1000 रुपए हैं। अरे मेरी बात छोड़, मेरे पास तो हजारों रुपए हैं। अब ये क्या हो गए? अनिश्चित हो गए। देखो बात समझना, 1000 निश्चित है, हजारों अनिश्चित है। मेले में 1000 लोग आए थे, शादी में 1000 लोग आए थे, मीटिंग में 1000 लोग आए थे, निश्चित संख्या है। मेले में हजारों लोग आए थे, हजारों कितने? 50, 60, 70, 80 हजार, अनिश्चित है। यही चीज, यही भाव, यही रहस्य, यही चीज आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर अपना टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। जैसे सारे लड़के, बाहर 10 लड़के खड़े हैं, 10 सारे लड़के, ये भी क्या हो गया? अनिश्चित। सारे ये लड़के तो यहां लिख दिया एक्स्ट्रा,
सारे शब्द, सारे लड़के आ गए, सारे कितने, बोलो सर जितने थे, नहीं यहां पर जैसे क्या नाम है, कुछ, काफी, थोड़ा, बहुत, अगणित, ये सारे नहीं आएगा, यहाँ काट देना, गलत है ये, फिर ये गड़बड़ करेगा, सैकड़ों, हजारों, बाकी सब सही है, सारे यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, सारे में जितने थे उतने सारे आ गए, तो ये तो वो समुच्चयवाचक हो गया, अरे समुदायवाचक, सॉरी, तो ये गलत है, यहां से काट देना, ठीक है। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण की ओर, किसकी ओर आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण की ओर। सीधा अंतर है, संख्यावाचक में संख्या होती है, परिमाण में मात्रा या तोल होता है, मात्रा या परिमाण होता है, उसमें जो विशेष्य होता है वो गणनीय होता है, इसमें जो विशेषण होता है अगणनीय होता है, इसमें विशेषण क्या होता है, अगणनीय होता है। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार, पहला निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक। अब आप इस चीज को समझें, देखो अब आप इस चीज को समझें, निश्चित परिमाण में क्या होता है, सीधी डायरेक्ट में आप कहीं कपड़ा लेने जा रहे हो और वहां जाकर क्या कहोगे, भाई साहब मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, कितना मांगा आपने, 2 मीटर, निश्चित संख्या है। आपने किसी से मांगा कि भाई साहब 2 लीटर तेल चाहिए, तो निश्चित संख्या 2 लीटर तेल। आपने किसी से यह कहा मुझे भी 2 गज जमीन की आवश्यकता है, 2 गज निश्चित है, ठीक है। आपने बोला आधा किलो चीनी दे दें, आधा किलो निश्चित है। आपने 2 पौंड चावल मांगे, 2 पौंड निश्चित है। आपने 1.5 टन लोहा मांगा, निश्चित है। आपने जो है 10 लीटर जो है दूध मांगा, तो वो भी निश्चित है। ये सारी क्या निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाण है, ये मात्रा है, निश्चित परिमाण मात्रा है। अब यहां देखो, आपने किसी से 1 जग पानी मांगा, ये भी निश्चित है। कुछ लोग बोलते हैं सर जग तो छोटा बड़ा, नहीं, 1 जग पानी ये एकदम निश्चित है। 1 बाल्टी पानी ये भी निश्चित में आएगा। देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना तब इनमें बहुत कंफ्यूज किया जाता था हमें, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये निश्चित निकला, ये निश्चित में ही आएंगे। अभी मैं बताऊंगा ये कब अनिश्चित जाता है, वो भी बताऊंगा। 1 जग पानी निश्चित है, 1 बाल्टी पानी निश्चित, 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो आलू, 10 लीटर तेल और 5 फुट जमीन, 4 इंच जमीन, 2 गज, ये सारी क्या निश्चित मात्राएं हैं। जितनी मांगोगे उतनी देगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, ये नीचे छिप गया थोड़ा, मैंने 2 किलो मिठाई खरीदी, है ना, ये भी क्या निश्चित है, ये भी क्या निश्चित है। समझ गए बात। अब इस चीज को समझें अनिश्चित में, अब यहां पे आपके और क्लियर हो जाएगी। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वो सारे। अब पहले तो वहां पर आप देखो 2 मीटर कपड़े की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। 2 लीटर तेल की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। 2 इंच जमीन, मान लो, एक बार लिख देता हूं मैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या इन चीजों को आप काउंट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना। कुछ लोग कहते सर ये तो संख्या आई है ना, भले ही आई हो, इसके पीछे मात्रा कौन सी है। ये मात्रा जो है वो गणनीय वाली नहीं है, अगणनीय मात्रा है। तो ये चीजें कभी भी काउंट नहीं, मुझे 5 कपड़े चाहिए, 3 तेल चाहिए, 2 चीनी चाहिए, 4 आलू चाहिए, ऐसा नहीं कहोगे आप। समझ के बात आप कि सर आलू तो कहते हैं हम, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, नॉन काउंटेबल है, पहली बात तो यहां समझना। अब एक चीज और देखो, अब एक और देखो, यहां पर अब अनिश्चित मात्रा कैसे होती है, थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा। आप अक्सर जैसे आप कहीं करके भैया थोड़ा पानी पिलाना, क्या पिलाना, थोड़ा पानी पिलाना। अब ये थोड़ा कितना, भैया है जो इतना हाथ में लेके आ जाए, लो भैया थोड़ा सा पानी पी लो। अब थोड़े की कोई मात्रा नहीं है। आपने वो चिड़ियाघर देखा होगा, एक ना सीरियल आता था सब टीवी पर, चिड़िया, वो गधा प्रसाद थे, उसे बोला था जा पानी ला, तो पानी बाल्टी में लेता, आपने कब कहा लोटे में लाना है, तो वो थोड़ा पानी ला। अब थोड़ा पानी कितना नहीं पता, मात्रा निश्चित नहीं, जा अंदर से कहा बहुत सारा पानी ला, बहुत पानी ला, अब बहुत वो बाल्टी भर लाए, बात समझ रहे हो, निश्चित नहीं है। आप घर में सुबह सुबह उठे और अपना काम कर रहे हो, चाय वाय बना रहे हो, बच्चों को, उतने में दरवाजा किसी ने बजाया, आपने खोला तो पड़ोस वाली आंटी है, बोला कटोरी भर चीनी चाहिए। अब कटोरी भर, 1 कटोरी चीनी निश्चित थी, लेकिन कटोरी भर ये क्या होगी, अनिश्चित मात्रा होगी। कैसे बताऊंगा, सुनते जाओ। आप शादी ब्याह में जाते हो, अभी आज आखा तीज है और आज भी मारवाड़ी में क्या साऊ बड्डो है,
तो खाना खाने जाओगे, अब ऐसे खड़े हो, इधर उधर देख रहे हो और पास वाले कहोगे कि देख रहे चटनी कट है, जरा सी चटनी लेकर आ। ये जरा सी चटनी कितनी सी होती है? जरा सी, वो इतनी सी ले आएगा। फिर ये जरा सी, तनिक पानी लाना, तनिक तनिक गर्म पानी लाना, तनिक कितना, तनिक पानी कितना, तो है ना। कुछ मीठा चाहिए। मीठा मतलब क्या कहना है, मतलब क्या हो, कुछ मिठाई चाहिए। अब चरखा नमकीन काफी खा लिया, बीकानेर वाला कहते हैं चरखा, है ना। तो कुछ मिठाई चाहिए। अब मिठाई कुछ की मात्रा थोड़ी है, तो ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा अधिक जरा सा ढेर सारा। आज मैंने ढेर सारा मक्खन खाया। कितना? ढेर सारा। और ढेर सारा कितना? कोई मात्रा नहीं है ना। अरे जरा सा पानी तो पिला दे, जरा सा कितना, है ना। आज मैंने जो है अधिक पानी पी लिया और पेट फूल गया। अधिक कितना? कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आज मैंने बहुत खाना खाया, बहुत कितना? आज मैंने ज्यादा नहीं, कम जो है खाना खाया, तो कम कितना, मात्रा निश्चित नहीं, आप नोटिस कर लीजिए। अब बात करते हैं इस कटोरी पे, अब बात करते हैं कटोरी पर। देखो, एक जग पानी, यह याद रखना निश्चित मात्रा है। क्या है? निश्चित मात्रा। पानी की क्या है? निश्चित मात्रा। लेकिन अगर आपसे यूं आ जाए, कैसे आ जाए? अगर आपसे यूं आ जाए जग भर पानी, अब यह ध्यान रखना अनिश्चित हो गया। अब इसका मैं आपको सूत्र देता हूं। किसी भी परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक जो शब्द है, जैसे मीटर, ठीक है, लीटर, किलो, इंच, गज, टन, ये मैंने कुछ शब्द लिख दिए। कोई भी निश्चित परिमाणवाचक जो शब्द हैं, कोई भी, किसी भी निश्चित परिमाणवाचक शब्द के आगे अगर भर लग जाता है, मीटर भर कपड़ा देना, अब क्या हो गया? अनिश्चित हो गए। भैया मीटर भर कपड़ा देना, मीटर भर का मतलब हुआ मीटर से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लीटर भर तेल देना, अब थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है। किलो भर देना, अब कम ज्यादा हो गया। इंच भर कम ज्यादा हो गया। गज भर कम ज्यादा हो गया। टन भर, यानी किसी भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के तुरंत बाद अगर भर शब्द लग जाता है तो वो क्या चला जाएगा? अनिश्चित परिमाण में चला जाएगा। जैसे एक मुट्ठी चने, एक मुट्ठी धान भी तुझे नहीं दूंगा, एक मुट्ठी गेहूं भी तुझे नहीं दूंगा, निश्चित परिमाण है। मुट्ठी भर गेहूं भी तुझे नहीं दूंगा, अनिश्चित परिमाण हो गया, है ना। किलो भर अनिश्चित, जग भर अनिश्चित। बात समझना, मेरी बात समझना। आइए देखिए, आपने पढ़ा था बाहर कई लड़के खड़े हैं, कई लोग खड़े हैं। वो क्या था? कई लोग, लोग संख्या था, है ना, लोगों काउंट किया जा सकता है। तब वहां पे कई में क्या था? संख्या। अब यहां कई लीटर दूध खराब हो गया। अब दूध की क्या विशेषता है? कई लीटर। और अगर यह होता कि 5 लीटर दूध खराब हो गया तो निश्चित परिमाण था। लेकिन कई लीटर दूध, अब कितने लीटर? कई लीटर, तो अनिश्चित परिमाण है, तो यह हो गया अनिश्चित। इस इमारत में टनों लोहा, यह दूसरी चीज बताता हूं। तो मीटर भर, लीटर भर पता चल गया। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी निश्चित परिमाण जो है उसको बहुवचन में अगर आपने कर दिया, मीटरों, है ना, लीटरों, मीटरों, टनों, है ना, गजों, अगर आपने उसे बहुवचन में कर दिया तब भी वो क्या चला जाता है? अनिश्चित में चला जाता है। तो इस इमारत में टनों लोहा लगा है। टनों मतलब कई टन, टनों का मतलब कई टन, लीटरों का मतलब कई लीटर। आज तो वहां सड़कों पे लीटरों दूध बहता हुआ देखा, कई लीटर। आज तो वहां मीटरों जो है मतलब आज तो वहां मीटरों से कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, या कभी बनाया तो नहीं है, हाँ कभी बनाया तो नहीं है, बढ़ने दो, ज्यादा है ना। टनों लोहा हो गया। गजों, वहां गजों में जमीन नापी जाए तो गजों में कई गज, वहां गजों जमीन नापी गई तो कई गज जमीन नापी गई। इस तरह से अगर बहुवचन में हो गया तब भी हो जाएगा। ढेर सारा मक्खन, ढेर सारा कितना? ढेर सारा। मैंने 2 पाउंड मक्खन खाया, 2 किलो मक्खन खाया, निश्चित है। ढेर सारा मक्खन खाया, अनिश्चित है। अरे जरा सा चटनी के बगल में पापड़ पड़े, जरा सा पापड़ भी ले आ, जरा सा पापड़ कितना? नहीं पता। ये होती है, क्या होती है?
अनिश्चित परिमाण। क्या होता है ये? अनिश्चित परिमाण होता है। अब इसके अलावा भी मैं आपको एग्जाम्पल आसपास के दे सकता हूं। जो महिला शक्ति है, बहनें जो हैं, आप सब्जी लेते होंगे ठेले वालों से, बोला हाँ सर लेते हैं सब्जी, बिल्कुल ठीक है। आप जब समझे भैया 2 किलो आलू देना, 2 किलो शिमला मिर्च देना, 2 किलो लौकी देना, पाव भर टमाटर देना, यूं मांग मूंगा के सब्जी कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? देखिए, आप लोग ये बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं भैया जरा सा धनिया भी डाल देना, जरा सा धनिया भी डाल देना। अब आपने क्या मांगा? भैया जरा सा धनिया भी डाल देना, थोड़ा सा धनिया भी डाल देना। अब वो बेचारा क्या करता है, 2-4, अरे भैया कंजूसी मत करो, थोड़ा और डाल दो। अरे आपने तो बोला था थोड़ा सा धनिया डाल दो, अब उसका पाव पर धनिया लेके जाओगे क्या? तो ये जरा सा क्या है? ये जरा सा है अनिश्चित परिमाण। अच्छा, इतने से आपका पेट नहीं भरा तो बोला क्या? अब भैया एक काम करना, 2-4 हरी मिर्च और डाल देना। हाँ, अब आपने क्या बोला? 2-4 हरी मिर्च। अब एक बात दिमाग में समझना मेरी बात को, देखो अगर भैया 2 हरी मिर्च देना तब तो निश्चित संख्या थी, लेकिन 2-4 हरी मिर्च मतलब 2 से 4 तक हरी मिर्च, मतलब 2, 3, 4 कितनी भी, तो ये अनिश्चित संख्या हो गई। 2-4 मिर्च डाल देना, एक बार हरी में कंफ्यूज मत हो, 2-4 मिर्च डाल देना। अब ये क्या हो गया? जैसे और समझना, मैंने आज 5 रोटियां खाई। कितनी? ये तो है निश्चित संख्या। मैंने आज 5-10 रोटियां खा ली, यानी 5 से लेकर 10 तक रोटियां खा ली। तो देखिए यही लैंग्वेज होती है। कई बार हम सोचते हैं कि सर ने कहा था कि निश्चित संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है 5 रोटियां या 5 रोटी, ये है पूर्ण संख्या। लेकिन अगर वो आ जाए 5-10 रोटियां, तो अब ये क्या हो गई? अनिश्चित हो गई, क्योंकि 5-10 का मतलब क्या हो गया? 5 से लेकर 10 तक, कितनी भी हो सकती है। मेले में 1000 लोग आए, निश्चित संख्या है। मेले में 1000-2000 लोग आए, अनिश्चित संख्या हो गई। क्या हो गई? अनिश्चित संख्या हो गई। ठीक है, मैंने 5 मीटर, ये तो हो ही गया पहले ही हमारा। ठीक है, तो कई लीटर दूध खराब हो गया, इस इमारत में टनों लोहा लगा है, मोहन ढेर सारा मक्खन खा गया, जरा सा पापड़ मेरे लिए लाना। तो ये जो चीजें होती है, अब आप समझ गए होंगे कि परिमाणवाचक को कैसे समझना है और संख्यावाचक को कैसे समझना है। जब अपनी प्रैक्टिस होगी ना, तो उस वक्त आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे और पढ़ाई में से ही मिलेंगे, तब आपको और एक्सरसाइज होगी। लेकिन ये सारे क्वेश्चन सही कौन करेगा? ये सही वही करेगा जिसने ढंग से पढ़ा हो, जिसने ढंग से पढ़ा हो। ये तो क्लास बाद में शुरू होगी, ठीक है, ये तो क्लास बाद में शुरू होगी। हाँ, तो बात को समझ गए मेरी आप? आज की क्लास शायद कितने टाइम की हो गई? आज की क्लास 1 घंटे की हो ही गई आखिर। तो आनंद आया होगा आपको क्लास के अंदर और कुछ समझ भी आया होगा, उद्देश्य विश्लेषण कैसे कहते हैं, प्रविश्लेषण। लेकिन अब कुछ सवाल पूछे जाएंगे, फटाफट आंसर देने हैं। कल की तरह से कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएगी जिसमें आपको फटाफट आंसर देना है, और मैं पूछूंगा सिर्फ और सिर्फ संज्ञा पूछूंगा, वर्ण नहीं पूछूंगा। तो संज्ञा में स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपसे पूछूंगा कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताना आपको। मैंने एक शब्द पूछा, टंकी। टंकी में कौन सी संज्ञा? जल्दी से बताओ। देखें, टंकी में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताओ। रेशम में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताओ। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, कमेंट में आप ही देखोगे। टंकी में कौन सी संज्ञा है? रेशम में कौन सी संज्ञा है? बताओ देखें। दस्ते में कौन सी संज्ञा है? बताओ देखें। बिहारी सस्सई में कौन सी संज्ञा है? बताओ देखें। केशवदास में कौन सी संज्ञा है? बताओ देखें। जो है अचार में कौन सी संज्ञा है? मैं इस तरह के उदाहरण ही पूछूंगा ताकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो जाए। बताओ देखें। मैंने कहा जैसे अभी ग्रेड थर्ड में पेपर प्रश्न आया था, डिब्बा। बताओ डिब्बे में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताओ देखें। मैंने आपसे पूछ लिया हल्दी, हल्दी में कौन सी संज्ञा है? मैंने आपसे पूछ लिया नमक, नमक में कौन सी संज्ञा है? बताओ जल्दी से बताओ। दूध कौन सी संज्ञा है? वन, वन में कौन सी संज्ञा है? सभा कौन सी संज्ञा है? विवाह कौन सी संज्ञा? जल्दी से बताओ। विवाह कौन सी संज्ञा है? लिख लेना इन शब्दों को, बाद में लिख लेना। चुनाव में कौन सी संज्ञा? जल्दी से बताओ देखें। नौकरी में कौन सी संज्ञा? जल्दी से बताओ देखें। जल्दी से बताओ, नौकरी में कौन सी संज्ञा है? मेरे सामने एक माउस पड़ा है कंप्यूटर का, माउस में कौन सी संज्ञा है? माउस में कौन सी संज्ञा है? बताओ देखें। गौरव शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताओ देखें।
गौरव शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये कमेंट मैं जरूर देखूंगा और हो सकता है तो उसका रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा। गौरव शब्द में कौन सी संज्ञा, जल्दी से बताओ। देखें, चलो मैं ही बताता हूं। गौरव शब्द ने जिसने व्यक्तिवाचक किया गलत किया है, क्योंकि उनके दिमाग में गौरव सर चले होंगे। लेकिन यहां पर गौरव शब्द में भाववाचक संज्ञा, क्यों, गुरु से गौरव बनता है, लघु से लाघव बनता है। ठीक है, चलिए बताओ। एक लास्ट अंतिम चीज पूछूंगा, सामूहिक शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आंसर दीजिए। सामूहिक शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आंसर दीजिए। सामूहिक शब्द में कौन सी संज्ञा है? आंसर दे दिया, आप बिल्कुल गलत हो। सामूहिक में विशेषण है, संज्ञा है ही नहीं। सामूहिक में विशेषण है, संज्ञा है ही नहीं। तो कुल मिला के देखेंगे बाद में इनके कमेंट्स। आप जल्दी से आंसर आपने दिए होंगे और काफी सही दिए होंगे, तो काफी जो है जल्दबाजी में गलत दिए होंगे। ये सारी इस टाइप की प्रैक्टिस जो है, मैं बताता हूं, चुनाव में चुनने की एक प्रक्रिया चुनाव है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। टंकी, दुनिया के तमाम टंकियां शामिल है। माउस, दुनिया के तमाम माउस शामिल है। जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। वन, वन में सब कुछ आ जाता है, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। उद्यान समूहवाचक संज्ञा है। रेशम अपने द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऊन द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। ये जो शब्द मैंने आपको पूछे उनमें से आंसर बताएं। तो कुल मिला के इस तरह से आप बैठते उठते हर समय व्याकरण दिमाग में चलनी चाहिए, है ना। सामने मुझे गणेश जी की मूर्ति दिखी, गणेश जी में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, एक देवता विशेष है। मुझे माता सरस्वती की मूर्ति दिखाई दी, अरे ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। मुझे अरे ये तो इतने सारे बच्चे, बच्चे जातिवाचक है। बच्चा तो भी जातिवाचक है। बच्चा एक वचन है तो भी जातिवाचक, दुनिया के तमाम बच्चे शामिल है। और कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में चली जाए तब वहां पर क्या होता है? हमेशा वहां जातिवाचक होता है। जैसे सुख सुखों, दुख दुखों, प्रार्थना प्रार्थनाएं, गंदगी गंदगियां, है ना। ये सारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुवचन में सभा सभाएं जातिवाचक, समिति समितियां जातिवाचक। समझ गए बात आप? तो कोई भी संज्ञा बहुवचन में जाएगी तो वहां पर हमेशा जातिवाचक ही होगी। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जबरदस्त लगी होगी और शानदार तरीके से कल हम फिर मिलेंगे सार्वनामिक विशेषण को लेकर, क्योंकि वो इस टॉपिक की सबसे बड़ी जान है। 50% सवाल सार्वनामिक से, बाकी 50% इसमें पहले से। और नोट्स व्यवस्थित रूप से हिंदी पॉइंट पर है और अपने जीके के टेस्ट सीरीज जैसा कि आप जानते हैं जीडीडी प्लेटफॉर्म पर सर रोज टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और टिल एग्जाम तक आपकी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं जाने वाली है दोनों ऐप में, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो आप आराम से तैयारी करें और आगे पीछे का बिल्कुल ना सोचें कि भाई एग्जाम कब आएगा वगैरह, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। लगातार तैयारी करें, जुड़े रहें। और हिंदी पॉइंट पर जो व्याकरण की टेस्ट सीरीज जारी कर दी और शेड्यूल जो है मैं आपको 1-2 दिन में यही बता दूंगा, ताकि किस हिसाब से अपने टेस्ट वगैरह होंगे, कितने होंगे। और नोट्स व्यवस्थित रूप से अवेलेबल करवा दिए हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें। आपको इतने लिखने की माथापड़ नहीं होगी, बल्कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। व्यवस्थित रूप से लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना। और लिखे हुए में ज्यादा ऐड करोगे ना चीजें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि आगे पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, एकार्थी अनेकार्थी वगैरह भी आएंगे। तो फिर वो तो यहाँ क्लास में तो इतने होते नहीं है, तो वहां लिखे हुए होंगे। तो उनमें से हम कुछ, आपके पास नोट्स पड़े होंगे, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो उनके बारे में एक्स्ट्रा जो लिखाऊंगा तो वो आप वहां ऐड कर पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन, हैप्पी आखातीज। बीकानेर की स्थापना का दिवस है आज, तो आज हमारे बीकानेर में खूब पतंगे उड़ेगी। तो देखते हैं, हम भी थोड़ी पतंगबाजी कर लेते हैं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।